चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से आज रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि जब आइन में लिख दिया गया है कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। उन्होंने कहा कि लगता है कि आर्टिकल 63A का फैसला तरीके अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था, जबकि 63A की नजरसानी अपील पर जो है वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने हिमायत कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से भी कहा गया है कि आईनी अदालत में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बैठे या जस्टिस मंसूर साहब बैठे, हमें उस पर कोई मसला नहीं है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से एक बार फिर कहा गया है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को इस्लाहात की ज़रूरत है, कितना ज़रूरी है अभी? अदालती इस्लाहाती निज़ाम में और इन तरामीम में फ़र्क है काफ़ी ज़्यादा। जी, तो वो अदालती इस्लाहात तो बहुत ज़रूरी है होना मुल्क का, जो और तमाम अदारों में ही इस्लाहात होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो आइनी तरामीम है, इसके हवाले से बड़े सवाल उठे हुए हैं। जी, तो अब देखिए, मामला अदालत में है। उसके बाद ये है कि मुस्लिम लीग के कुछ जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे बात हुई। मैंने कहा जी आप थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, और इसमें जो है वो बिलावल जो है वो आगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुकम्मल तौर पे नहीं है, लेकिन बिलावल इसमें, यानी पीपल्स पार्टी भी बयान तो दे रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव इसमें बिलावल हैं। जैसे वो सिंध के वकला से उन्होंने खिताब किया, फिर उसके बाद वो बलोचिस्तान के वकला से भी खिताब किया। तो थोड़ा सा ये गालिबन एक इसमें यहाँ जो इस्लामाबाद में बात ज़्यादा चल रही है वो ये है कि बिलावल जो है, शायद वो अगर कोई इन हाउस मामला या ऐसी कोई चीज़ जो मुस्लिम लीग नून डिलीवर ना कर पाए तो शायद हो सकता है बिलावल फिर ये जिम्मेदारी संभालें। ये जो इक़्तिदार का हुमा है ये बिलावल साहब के सर पे बैठे, और इसीलिए जो है वो आप देखें अचानक जो है वो जस्टिस जो बाकिर रिजवी साहब का नाम भी सामने आना शुरू हो गया। तो जो गवर्नर, जो वज़ीर आला रहे हैं सिंध के, वज़ीर आला सिंध रहे हैं गालिबन। तो वो जो है वो अब देखते हैं कि ये क्या है मामला। लेकिन ये है कि मुस्लिम लीग नून इससे थोड़ा सा इन तरामीम से ज़रा पीछे, और कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी नज़र नहीं आ रही इस वक्त। और अगर तो देखें ये 63A वाला फ़ैसला आ जाता है हुकूमत की फ़ेवर में, तो फिर मौलाना साहब के पास क्यों उनकी ज़रूरत है, क्या वजह है कि फिर सबको, फिर तो उधर से बहुत सारे लोग आ जाएंगे इधर। लेकिन ये कुछ थोड़ी सी अभी कहते हैं ना कि एक बेचैनी सी है कि भाई क्या होगा, अदालतों में मामलात हैं, किस तरफ जाते हैं, क्या हैं, और क्या ये क्योंकि 18वीं तरमीम जब हुई थी तो वो तो बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ था उस पर। हालांकि मतलब है कि फिर भी उसके बहुत सारे नुकात जो हैं वो सामने नहीं आए थे, लेकिन डिस्कशन मेरे ख्याल से महीने से ज़्यादा उस पर डिस्कशन हुआ था, या उससे भी ज़्यादा अरसे तक। तो ये तो फ़ौरन ही झटपट जो है वो आ रही है चीज़ सामने, और मुसवदा भी क्लियर नहीं है। तो देखते हैं कि अभी अदालतों में भी मामला आते हैं और इधर भी हैं, लेकिन इस चक्कर में पूरा जो है सिस्टम जो है वो फंस गया मुल्क का, और सब रुके हुए हैं, देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सी क्या इस्लाहत आती हैं, क्या तरामीम आती हैं। किसी को कुछ पता भी नहीं, क्लैरिटी भी नहीं है। इसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि जो तो मुस्लिम लीग नून इसमें बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा नहीं, काफ़ी वो पीछे, तरामीम के हवाले से वो पीछे लग रही है एकदम से, जो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से बात हो रही थी। अब वो ज़्यादा तवज्जो जो है वो इकॉनमी और IMF के मामला जो ठीक किए उन्होंने, और इस तरफ और बाकी दूसरे मामला की तरफ ज़्यादा तवज्जो है, लेकिन तरामीम के ऊपर ज़्यादा मुस्लिम लीग की क़यादत इस वक्त ध्यान नहीं दे रही। अच्छा, इसमें तो ये तो अब मुल्क की मैन मेड क्राइसिस है, ये देखें कैसे ख़त्म होता है। जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ज़ाहिर लंबा तो चल नहीं सकता। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसराइल फिर लिबनान में दाखिल हुआ है, ठीक है ना, और लेबनान में इसराइल का कहना यह है कि वो जो हैं वो हिज़्बुल्लाह के ख़ात्मे के लिए वहाँ पे दाखिल हुए, और वो उन्होंने आज कुछ 60 के लगभग जो जनूबी लेबनान के जो गांव हैं, और वहाँ पे जो छोटे शहर हैं, गांव हैं और सारे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप खाली करें, और ये जगह जो हैं आप यहाँ से आप मुकम्मल तौर पे पीछे हट जाएं, और यहाँ से पीछे हटने के बाद जो है वो आप अवाली रिवर तक
खाली करते हैं। जो अगर हम ये यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड दिखा सकें तो अवाली रिवर तक आप पीछे चले जाएं। अच्छा, अवाली रिवर जो है, ये दरिया अवाली जो है, ये एक तो लितानी दरिया है ना। लितानी दरिया तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे कि लेबनान और इसकी सरहद के साथ साथ ही बहता है, आसपास ही ऊपर ऊपर है, लेकिन ये कि और इसके ऊपर इसके मतलब इसके हवाले से भी एक तनाज़ है कि क्योंकि इसके जो साउथ बैंक है वहाँ तक हिजबुल्लाह के लोग आ गए थे, पीछे गए नहीं थे, जो कल भी बात की थी वो 2006 में। तो अब लेकिन अब इसराइल कह रहा है कि वो जो अवाली रिवर है वहाँ तक जगह खाली कर दीजिए। तो अवाली रिवर तो तकरीबन आप समझें कि बहुत पीछे है, यानी लिबनान का तकरीबन, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वस्त आता है, लेकिन बहुत दूर है, काफ़ी डिस्टेंस पे। कह रहे हैं वहाँ तक सारा इलाका खाली हो जाए क्योंकि हम जो है ये दाखिल हो रहे हैं। तो 7,500 से कुछ 10,000 के करीब उनकी फ़ौज जो है तो कह रहे हैं कि हम दाखिल, कुछ कह रहे हैं हो गए हैं, और हिजबुल्लाह का कहना यह है कि नहीं हुए। अच्छा, ये जो है ये अब इस तरह से सूरत हाल बन रही है कि ये लेबनान में गालिबन तीसरी जो है इन्वेजन होगी लेबनान की। 48 में इसराइल बना, 43 में लेबनान आज़ाद हुआ फ्रांस से। बाकी जो मुल्क हैं बहुत सारे वो तो बरतानिया से आज़ाद हुए थे, लेकिन फ्रांस जो है फ्रांस से आज़ादी ली थी लेबनान ने, सीरिया ने भी। तो 4-5 साल ही हुए थे लेबनान को आज़ाद हुए जब रियासत इसराइल का क्या वजूद में आ गया। तो जब ये 48 में पहली अरब इसराइल जंग हुई तो जो सबसे छोटी फौज थी 3,500 लोग जो थे वो लिबनान के थे। तो वैसे तो हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ी एक वहाँ पे एक जंग हुई, अरब इसराइल जंग हुई, उसमें मिस्र भी था, उसमें जॉर्डन भी था, उसमें इराक भी था, उसमें बाकी मुल्क भी थे सारे। लेकिन ये है कि उसमें जो लेबनान भी था, लेकिन लेबनान बहुत छोटी सी फौज थी लेबनान की, क्योंकि लेबनान थोड़े अरसे पहले ही आज़ाद हुआ था और वो कमज़ोर मुल्क था, फ्रेजाइल मुल्क था। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर जो जब 49 में जब ये अरब इसराइल माहदे हुए और इसराइल ने मुख्तलिफ़ जगहों से विड्रॉल किया अपना, तो उसके साथ ही फिर लेबनान से भी माहदा हुआ। जनूबी लेबनान के अंदर इसराइल दाखिल हो गया था, वहाँ से वापस आ गया। तो पहला माहदा जो है, 4th स्लाइड अगर हम दिखाएं तो ये लेबनान और इसराइल का जनरल आर्मिटीज़ एग्रीमेंट हुआ था, जिसके नतीजे में फिर वापस विड्रॉल हो गया था इसराइली फ़ौज का, तो मुख्तसर से अरसे के लिए, और फिर विड्रॉल हो गया। वो पहली इन्वेजन थी। दूसरा दफ़ा जब इसराइल दाखिल हुआ है लेबनान में, मैंने आपसे कहा ना ये तीसरी दफ़ा है या शायद चौथी दफ़ा है, इसको देख लेते हैं अभी, या शायद 5वीं दफ़ा है, देखते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद दूसरी दफ़ा ये हुआ कि खाना जंगी चल रही थी ये 75 से 90 तक के दरमियान। तो 1978 में एक वाक़या पेश आया जिसको कोस्टल क्रॉसिंग इंसिडेंट या मैसेकर या जो भी वाक़या कहें, वो कि 12-13 जो फ़लस्तीनी PLO के थे, उन्होंने कश्तियों के ज़रिए, ज़मीन से नहीं, कश्तियों के ज़रिए मेडिटेरियन से उस तरफ से वो लेबनान से गए और वो ये हैफ़ा के नज़दीक उनकी कश्तियाँ जो हैं वो लैंड हुई और समंदरी अटैक उन्होंने कर दिया इसराइल पे। पहले तो उनका इरादा था कि हम तल अवीव में जाएंगे और यहाँ एक होटल, पूरे होटल को हम या तो उड़ा देंगे या यरमाल बना लेंगे और जवाब में कैदी छुड़वाएंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई या जो भी कुछ हुआ, तो वो वहाँ पे रुक के उन्होंने एक बस को हाईजैक कर लिया। ये इसराइल पे पहला, आप समझें कि प्रॉपर फ़लस्तीनी अटैक अगर इसराइल की सरजमीन पे को हुआ है तो वो ये 1978 में हुआ जी। ये मार्च 1978, अच्छा, और 11 मार्च 1978। और उसमें ये हुआ कि उस हमले में, वो जो 1978 में हुआ, तो उस हमले में उन्होंने जो 38
35 से 35 मेरा ख्याल है 35 उन्होंने जो मुसाफिर थे उनको, क्योंकि कमांडो एक्शन भी हुआ चारों तरफ से, तो वो बस को धमाकों से 9 घंटे फायरिंग हुई वहाँ पे पीएलओ के कमांडर्स की, और पीएलओ की जो कमांडर्स थे उनकी जो क़यादत है वो एक 20 साला नौजवान खातून लड़की कर रही थी, ठीक है ना, अल-मुग़रिबा के नाम से, अल-मुग़रिबा, दलाल अल-मुग़रिबा। ये जो है ये वहाँ पर साबरा के कैंप्स में इनकी पैदाइश हुई थी, साबरा और महाजर कैंपों में, और ये जो है ये फ़लस्तीनी थी और इन्होंने कभी फ़लस्तीन नहीं देखा था, ये लिबनान में ही चूँकि पैदा हुई थी, तो ये इन्होंने कहा कि मैं हर सूरत में गज़ा या मगरबी किनारे एक दफ़ा मरने से पहले ज़रूर देखूंगी। तो ये उस पूरे ग्रुप की क़यादत करें। तो उसके बाद ये हुआ कि जब ये वाक़या पेश आया तो वहाँ पर 35 इसराइल के लोग इसमें मारे गए, और जो ये भी मारी गई, बाकी जो पीएलओ के लोग थे वो भी मारे गए। ये 1978 में पहला वाक़या था, जिसके बाद इसराइल जो है वो दाखिल हो गया लेबनान में, और 2-3 दिन के बाद जो है वो उसकी वापसी हुई। झगड़ा वगड़ा वहाँ यूनाइटेड नेशंस के लोग कूद गए दरमियान में, ये 1978। लेकिन वापस अब ये खाना जंगी है, 75 वाली खाना जंगी शुरू हो चुकी है, यानी हरकतुल अमल है, दुरूज़ हैं, वहाँ पर जो मेरोनाइट क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, और दरमियान में इसराइल दाखिल हुआ है क्योंकि उनके यहाँ एक वाक़या पेश आ गया तो इसराइल दाखिल हुआ। लेकिन फिर बाहर निकलते निकलते ये हुआ कि चूँकि वहाँ पर ऑलरेडी एक तो मेरोनाइट्स सपोर्ट कर रहे थे इसराइल को, और फिर ये हो कि इसराइल की जो फ़ौज थी उसका एक हिस्सा टूट के लेबनान की फ़ौज का एक हिस्सा टूट के इसराइल के साथ मिल गया, तो इसराइल उसको हेड कर रहे थे साद हदाद। तो इसराइल ने बाहर निकलते निकलते क्या कहा कि हम तो वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिबनान की लिबरेशन फोर्सेस या जो भी SLF नाम था उन्होंने कहा वो वहाँ पे साउथ लेबनान फोर्सेस, गालिबन SLF साउथ लेबनान फोर्सेस के हवाले हम करके, शर्त ये है कि उनके हवाले हम करके जाएंगे। तो ये जो है ये साद हदाद के हवाले करके इसराइल बाहर आ गया। साद हदाद जो है वो इसराइल के साथ थे, साद हदाद इसराइल के साथ, यानी लिबनान की फ़ौज टूट के एक हिस्सा उसका इसराइल के, तो बोले ये वापस आ गए, इन्होंने कहा कि ये वहाँ पे रहेगी, हमारी फ़ौज ही रहेगी वहाँ पे। और बाद में फिर वही हुआ जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो है वो उन्होंने वहाँ पर जो है वो आ गए बाहर। उसके बाद जो है वो फिर ये हो गई दूसरी इन्वेजन, यानी दूसरी तरफ लेबनान में दाखिल जाके वापसी हो गई। तीसरी जो है वो फिर 1982 में हुई, और 1982 में तब हुई जब वो अबू नदाल, वो इस्राएली सफ़ीर को अटैक, यहाँ से इसराइल जो है एंटर हुआ बेगन दौर में, और उसके बाद जो है वो इसराइल एंटर हुआ। एंटर होने के बाद कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं, बशीर गमाइल को बिठाया वहाँ पे, वापस निकला, बशीर गमाइल का कत्ल हो गया, ये कल जो हमने डिस्कस की थी बात पूरी। तो वो जो इन्वेजन थी पहली, वो भी वापसी हो गई अगर 48 में हम लगाते हैं। दूसरी जो है वो भी 78 के अंदर, वो PLO तो ख़त्म नहीं हुई जी। फिर 82 में एंटर होते हैं तो उसके नतीजे में हिजबुल्लाह बनी, और फिर 2006, और 2006 में ये हुआ कि इसराइल ने बॉम्बिंग तो बहुत की, लेकिन एक ख़ास हद तक आगे जो है उसकी फ़ौज नहीं जा सकी, ठीक है ना। वो बिंत जुबैल के इलाके में, और जो बलबक के इलाका है, और बहुत सारे आगे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी हिजबुल्लाह की, तो वो लितानी रिवर तक भी नहीं पहुंच सकी इसराइल की जो ग्राउंड ट्रूप्स थी। तो अटैक होता रहा, जो एरियल अटैक 34 दिन तक, यानी फ़ज़ाई हमले जारी रहे, लेकिन ज़मीनी इन्वेजन नहीं हुई। लेकिन अब 2024 में सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है, और अब क्या होगा ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि इसराइल चाहता भी है कि दाखिल हो जाए, लेकिन साथ एक खौफ भी है कि दाखिल तो हो गए, निकलेंगे कैसे बाहर,
क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर एक बिल्कुल मुख्तलिफ है हवाई फ़ज़ाई हमलों से, और ये बात अमेरिका से अच्छा कोई नहीं जानता, ठीक है ना। जो देखें, लॉयड ऑस्टिन ने किसी बुनियाद पे कहा था कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, जी। कोई सारा कैलकुलेशंस होंगी ना, कि वो अभी भी अमेरिकन का ये कहना है कि जी एक इमिनेंट अटैक आपके ऊपर होने वाला है ईरान की तरफ से। ये अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले वार्न किया है इसराइल। अच्छा, सवाल ये है, यहाँ 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि लेबनान में इस वक्त कोई फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं है। लेबनान में फंक्शनल गवर्नमेंट्स कम अरसे रही हैं। वहाँ पर ज़्यादातर तो पहले जैसे क्रिश्चियन मैरोनाइट्स पावर में थे, उसके बाद हिजबुल्ला पावर में आ गई। कुछ अरसे के लिए ये हुआ कि रफ़ीक हरेरी और साद हरेरी की गवर्नमेंट्स आई, लेकिन इस दौरान जो सारा कंट्रोल है वो हिजबुल्ला के पास ही रहा। और हिजबुल्लाह जो है वही वहाँ पे हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस सर्विसेज और बाकी सारे मामला था। हुकूमत वहाँ पे बड़ी फ्रिजाइल सी हुकूमत है, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे हसन दायब और साद हरेरी की जब से 2019 के में हुकूमत गिरी, तो उसके बाद हुकूमत बन नहीं सकी दोबारा। और पार्लियामेंट में मतलब ज़ाहिर है कि जो वज़ीर आज़म हैं उनका सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ ज़रूरी है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो नजीम मकाती जो हैं वो वहाँ पे एक सियासतदान भी हैं और एक जो है वो कारोबारी शख्सियत भी है बहुत बड़ी। तो वो वहाँ पे एक वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद है। अब थोड़ी देर के लिए नजीम मकाती साहब को ज़रा अपने इस इलाके में ले आए खींच के जो हमारा एक इलाका है, थोड़ा सा लाते हैं, फिर वापस जाता हूँ। यहाँ खींच के लाते हैं ना नजीम मकाती साहब को ज़रा अपने इलाके में, इस खित्ते में ज़रा लाते हैं ना, जनूबी एशिया इधर की सियासत में ज़रा लाते हैं, फिर दोबारा मैं लेबनान पे जाता हूँ। नजीम मकाती जो हैं ये चंद अमीर तरीन दुनिया की अरब शख्सियात में से एक है, ठीक है, जो लेबनान के वज़ीर आज़म है। और अगर मैं 43rd स्लाइड दिखाऊं तो वर्ल्ड रिचेस्ट अरब्स जो 2023 के, वो जो है उसमें नजीब मकाती साहब का नाम जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, ठीक है। और इनके पास मतलब बिलियनर हैं, ठीक है ना, कई बिलियन, मतलब अमीर तरीन अरब्स में इनका नाम आता है नजीब मकाती का। अच्छा, अब नजीब मकाती करते क्या हैं? कुछ करते हो, कुछ करते हैं तो इतना पैसा इन्होंने, इनके पास है ना, दौलत में क्या क्या करते हैं काम। तो ये जो है ये इनका काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये और इनके भाई और इनकी पूरी फैमिली बरस से ये टेली कम्युनिकेशन बिजनेस जो है उसके ये जार हैं। यानी ये जो टेलीफोन कंपनीज और ये जो टेलीफोन उसके जार हैं पूरे। आप समझें कि बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। अच्छा, लाना इनको यहाँ पे मैंने भी अपने खत्ते में लाना है, लेकिन अभी मैं वहीं पहले बता दूं, हाँ नजीब मकाती का साहब का बताऊँ। अच्छा, अब नजीब मकाती जो हैं वो एक तो बात ये है कि हैं सुन्नी, लेकिन बहुत क्लोज सऊदी अरेबिया के उतने नहीं है जितने साद हरेरी थे या बाकी लोग थे, बल्कि ये बशार अल असद के ज़्यादा करीब हैं। क्योंकि तमाम जो पिछले 10, 12, 15 सालों में जो सीरिया में जो कुछ होता रहे, तो अब समझ लें कि ये उनके इलॉन मस्क हैं। सही। स्टारलिंक है ना, तो वो जो लड़ाई हुई है बशार अल असद की पूरी, उसमें बशार अल असद की जो पूरा नेटवर्क था टेली कम्युनिकेशन का, वो जो है वो इन्होंने दिया। वो वेस्टर्न टेली कम्युनिकेशन पे उनका भरोसा नहीं था। और ये वो थे नजीब मकाती जो हिजबुल्लाह को कहते रहे कि ये जो पेजेस हैं ये बाहर से ना मंगाओ, ये इधर से मैं आपको करके देता हूँ। हिजबुल्लाह के अंदर ये फीलिंग थी कि नहीं, हम ज़रा अपना एक इंडिपेंडेंट सिस्टम जो पेजेस और वॉकी टॉकी और ये सारा करते, इन्होंने रोका ये, क्योंकि खुद इन्होंने कहा मैं यहाँ पर आपको बना के देता हूँ, ये बाहर से अब ना मंगाओ चीज़ें। एनीवे, अब ये टेली कम्युनिकेशन जार हैं और ये बशार अल असद के करीब है। दूसरा जो है ये किसके टेलीकॉम या ये सारा जो भी नेटवर्किंग है, हूतीज, यमन के हूतीज के साथ भी यही है,
ठीक है, उनको भी सारा जो एक टेलीकॉम का इनका बिजनेस है, इनका काम है। उसने नहीं कहा था इलॉन मस्क ने कि मैं यहाँ पे जो है वो जो इलॉन मस्क का स्टार्लिंग ना होता तो ये यूक्रेन में लड़ सकता था अमेरिका। तो इसी तरह से ये मैंने कहा ना, ये अरब ममालिक के साथ इनकी इतनी कुर्बत नहीं है जितनी कुर्बत इनकी सीरिया, ईरान, हुतीज लाना है। मैंने इनको अपने इलाके में भी लेकर आता हूँ। अब जनाब क्या हुआ कि ये म्यांमार का तख्ता उलट गया, फौजी जनता आ गई, तो वहां पे टेलीनॉर काम छोड़ के चला गया। टेलीनॉर ने कहा म्यांमार से हम तो जा रहे हैं भाई, हम तो ये काम नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर तो म्यांमार में तो फौजी जनता आ गई है। तो उसके बाद ये हुआ कि इनका M1 ग्रुप है, इनका जो बिजनेस जो टेलीकॉम का ग्रुप है वो M1 ग्रुप है। वो इस वक्त म्यांमार में भी है। म्यांमार की सारी टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, और ये बांग्लादेश बॉर्डर्स और मणिपुर का आसपास का इलाका और यहाँ से डेटा की कलेक्शन और सारा कुछ ये वहां जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है M1 ग्रुप, डिटेल किसी ने इसकी बहुत डिटेल पढ़नी हो इसकी तो वो ये 45th ये न्यू अरब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग है इस पे कि व्हाट इज लेबनीज M1 ग्रुप दैट जस्ट एंटर्ड म्यांमार्स टेलीकॉम मार्केट। टेलीकॉम मार्केट जो है म्यांमार की पूरी, और जब मैं म्यांमार कह रहा हूं तो मैं यहाँ बहुत यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो जो पूरा इलाका है ना पोरस, जहाँ पर आपको ये जो भी गुरीले वहाँ लड़ रहे हैं उस पोरस बॉर्डर पे, वो ये M1 ग्रुप की चिप्स यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि टेलीनॉर तो नॉर्वे से वेस्टर्न तो निकल गए थे ना, तो वो ये चिप्स यूज़ कर रहे हैं। उनके पास चिप्स भी ये हैं, उनके पास जो वॉकी टॉकीज़ हैं, उनके पास जो टेलीफोन्स हैं, उनके पास उनकी जो कम्युनिकेशन है, और फिर उनका आगे जाके चंद दिनों के बाद आपको अगर ये सुनने को मिले कि हुतीज़, म्यांमार, बांग्लादेश, ये पूरे इलाकों का एक आपस में भी कहीं राब्ता निकला है, सोमालिया में भी ये हैं, तो मैंने तो ना अरब हैं, अरब सुन्नी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक तो बिलियनर हैं, तो वैसे ही कई अरब मुल्कों में तो वैसे ही उनको नहीं वारे खाता ना कि किसी और मुल्क का बिलियनर हो और वो ऐसे काम कर रहा हो और पूरी उसका एक दुनिया में नेटवर्क हो, और हो भी लिबनान में और हो भी बशारुल असद के करीब। मैंने कहा ना अच्छा, अब तो ये यहाँ हम थोड़ा सा खींच के ले आए इनको कि यहाँ पर भी मौजूद हैं भाई ये। अच्छा, अब वहाँ जो ये 78 और उसके बाद 82 और 2006 और फिर ये 5वीं 6ठी जो भी इन्वेजन है, ये इन्वेजन इसलिए अब ज़रा ख़तरे का सबब है क्योंकि नेतन्याहू को ये नहीं पता कि आगे क्या होगा। ये तो सबसे अजीब और गरीब किस्म की बात है कि आप ये कहें कि जी हम हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देंगे, मतलब एक आदमी भी हिजबुल्लाह का नहीं रहेगा, ठीक है। और ये भी उनको इल्म है कि जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसके रूल्स बड़े अलग हैं आपकी जो एरियल बम्बार्डमेंट से। थोड़ी देर पहले आज कहीं मलबे के अंदर से, बहुत मलबे के अंदर से एक मिसाइल निकला, इंटरसेप्ट हो गया, मगर वो बिल्कुल तल अवीव में फिर मोसाद के हेडक्वार्टर पे गिरने वाला था, और दूसरा उठा तो वो फिर गिरने वाला था वो हैफा के करीब। 4, 5, 8, 10 मिसाइल वो मलबे से वहाँ से भी निकल रहे हैं, वहाँ से भी निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। और अभी सीरिया खामोश है, और अभी ईरान खामोश है, और बाकी मुल्क भी खामोश हैं। हुतीज़ ने भी आज अटैक किया कुछ शिप्स के ऊपर, लेकिन एक वो ये से खाली सिग्नल लेंगे, असल जो जंग है वो आगे खड़ी है कि क्या होगा, ठीक है। और असल इशू ये है कि क्या वो 60-70 ये क्यों जा रहा है इसराइल, ये सवाल है ना भाई। हिजबुल्लाह, एक तो ये कि हिजबुल्लाह तो वहाँ से ताकि बाउंस बैक ना करे और खड़ी ना हो जाए दोबारा, ये सारा। लेकिन क्या ये लेबनान की ऑक्यूपेशन होगी मुस्तकिल? क्या ये फौज वहाँ रहेगी? क्या ये अच्छा, दरमियान में जो अमन फौज है
एक दरमियान में अमन फौज भी तो 650 बैठी है ना अक़वाम मुत्तहिदा की, उसकी क़यादत है स्पेन के पास। स्पेन वो है जो भी कह चुका है कि हम तो फ़लस्तीनी रियासत को मानते हैं, वो उनकी क़यादत इत्तेफाक से स्पेन के पास। तो स्पेन ने आज बड़ा सख्त बयान आया कि आप यहाँ पे क्रॉस मत करना, हम यहाँ मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस की फ़ौज है अब दरमियान में, और ये इसको क्रॉस मत करना। इसीलिए वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह वाले कि ये क्रॉस करें ताकि फिर सारा ही सिलसिला ख़त्म हो जाए, एक तरफ यूनाइटेड नेशंस आगे पीछे। अच्छा, फिर दूसरा इशू जो मैंने आपसे बात की ना कि ये अब अनसर्टिनिटी है कि दाखिल हो गए, ज़मीन पे दाखिल हो गए, और दाखिल होने के बाद वो टेरेन, वो जगहें, वो गलियां, मोहल्ले, मतलब स्पाइंग करना और सैटेलाइट इमेजिंग और ये सारा कुछ और है। लेकिन एक दफ़ा ग्राउंड पे आप दाखिल होते हैं तो वो कुछ और है। और ग्राउंड पे दाखिल होने के बाद क्या होता है, अगर किसी से ताज़ा तरीन तारीख में समझना है तो उसके लिए एक शख्स मौजूद है, उनसे उनकी कहानी सुने तो बिल्कुल कहानी उनकी सुनते सुनते जो है ना, वो कहानी सुनाना शुरू करेंगे तो थोड़ी देर बाद, मतलब दरोब गर्दन रावी, जब उन्होंने ट्रंप को अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो ट्रंप ने थोड़ी देर बाद कहा कि रुलाएगा पगले। उस बंदे का नाम है ज़ेलेंस्की। अच्छा, और जो है ना, अब वो ज़ेलेंस्की जो है उनके आज बड़ी अफसोसनाक किस्म की जो है एक आर्टिकल आया है फाइनेंशियल टाइम्स, अगर हम दिखा सकें यहाँ पे कहीं उसको, और वो है कि द यूक्रेन फेसेस ए डार्केस्ट आवर। 15वीं स्लाइड अगर हम दिखाएं। अच्छा, अब डार्केस्ट आवर इसलिए है कि देखें ये जंग ख़त्म होनी चाहिए फौरी सीज़ फायर होना चाहिए, और वो अमेरिका से वापस आ गए, कुछ भी नहीं उनके पास। और ये पूरे यूक्रेन को पता है कि ना नेटो की परमिशन, विक्ट्री प्लान तो कहीं उस दिन भी मैंने बात की थी कि हवा में कहीं वो तहलील हो गया है, उसको पता ही नहीं हो कौन सा विक्ट्री प्लान। उसमें कहा था नेटो की मेंबरशिप दो मुझे ये सारा स्ट्राइक करने की इजाज़त दो, ये दो वो दिमागना, तो मैं जीत जाऊँगा। और ट्रंप ने आगे से कहा कि $300 बिलियन खा गए हो तुम। ये अब 300 बिलियन ट्रंप ने क्यों कह दिए पता नहीं, ये फिगर कहाँ से आई है, मगर ये फिगर चल रही है $300 बिलियन की, और ये वजाहतें हो रही हैं वहाँ से कि 300 बिलियन और ट्रंप ने कहा $300 बिलियन अभी तक खर्च हो गए। बहरहाल अब यह है कि वो तो जो ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है वो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है, चाहे कर्ज को चाहे, वरना तो सारी दुनिया तो फ़ज़ाई हमलों से जीत रही होती है ना। फिर आपको वैगनर ग्रुप और ये सारे, और मैं आपको एक बात बताऊँ, जितनी इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों की फ़ौजों के पास ये सारा इक्विपमेंट और सारा, उससे कहीं ज़्यादा जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इलॉन मस्क का है ना स्टारलिंक काम कर रहा है, जो प्राइवेटली जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तभी तो पेंटागन की दोस्ती हुई है सिलिकॉन वैली को। मैंने उस दिन भी बात की थी, पसंद नहीं करता था पेंटागन सिलिकॉन वैली को। वो तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि चलो भाई, वो था रॉकेट मार्टिन नहीं होगा तो यही होगा, तो जनाब उन्हीं को देंगे सारे ठेके, तो रैथन ग्रुप को ही देंगे, इसको देंगे। तो वो तो अब कहीं जाके वो स्टार्टअप्स आगे इतने हैवी हुए हैं कि उन्होंने आके इनसे बात करनी शुरू की है प्रॉपर कि भाई AI वगैरह में हमें समझाओ कि क्या होता है सारे। तो वो तो बुढ़े खड़ूस बैठे, तो उनको तो पता ही कुछ नहीं था कि क्या AI क्या होती है। तो उधर से आके सिलिकॉन वैली के जो नए स्टार्टअप्स जो बने पिछले 15-20 सालों में, उन्होंने पेंटागन को और हर मुल्क को बताना शुरू किया कि भाई ये होती है टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब यहाँ से व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि आगे टनल्स हैं, एंटी टैंक्स हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं, सुसाइड बॉम्बिंग्स हैं, सुसाइडल अटैक्स हैं, इनसाइड या आउटसाइड या ग्लोबली या क्या, मतलब एक अनसर्टिनिटी है। अमेरिका ने वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होती है ना कि हमें तो बताया नहीं था, हमें तो बताया था, नहीं बताया था, हाँ ठीक है, हम तो कुछ नेतन्याहू खुद ही पागल आदमी है, खुद ही किए, मतलब एक उस पर सारे मुल्कों ने रखा हुआ अपने आप को। मुझे नहीं पता कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों फ़ोन करके मुबारकबाद दिया। बहरहाल ये ऐसा इस वक्त मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता, उनने भी फॉरेन पॉलिसी वो खुद जाने, मगर सारी दुनिया। और एक मुल्क ऐसा है जिसने खुल के कहा है इसराइल से कि फौरी तौर पे लेबनान से अपनी फौज निकाल लो, अंदर दाखिल होने की कोशिश ना करना, और उस मुल्क का नाम है रशिया। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। इतना स्ट्रेट मैसेज है कि लेबनान के अंदर दाखिल होने की कोशिश मत करो, वापस पलट जाओ। अब अगर इजराइल एंटर होता है तो ये मैसेज आ गया है क्रेमलिन की तरफ से।
वक्फा लें, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं कि ये मामला अब कहाँ जाएगा। जी ठीक है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के यके बाद दीगरे 2 खतूत जो है सामने आए हैं, क्या नया आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है? आईनी बहरान तो है, इसको ठीक होना चाहिए। मैनमेड क्राइसिस है, आपस में क्या मतलब सीटों के लिए इक़्तिदार की जो लड़ाई हो रही है, इसका आवाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जब जहाँ पहुँच गई चीज़ें वहाँ ख़त्म हो रही है। मैं आपको नजीब मिकाती के बारे में बता रहा था, जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए ना, इस वक्त लेबनान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका टेलीकॉम बिजनेस है, ये इंपॉर्टेंट बात है जी। और उनका टेलीकॉम बिजनेस जो है वो यमन, सूडान, सीरिया, वो इंतहाई करीब है बशारुल असद के। मैंने कहा बशारुल असद के जो पर्सनल सिक्योरिटी, पूरा सिक्योर सिस्टम, वो नजीब मकाती, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बहुत से अरब मुल्कों के करीब नहीं है। हालांकि यानी आप समझें कि साद हरेरी जितना करीब थे, रफ़ीक हरेरी करीब थे, वो इतना करीब नहीं है। उनकी जो उनका जो कारोबार है, और म्यांमार सबसे बढ़ के। अच्छा, अब म्यांमार में जो उनका काम है कोई नया नहीं है अभी का, वो 2004 से म्यांमार में मौजूद है, खामोशी से उनकी कंपनीज काम कर रही हैं। लेकिन और वो ज़्यादा जो वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके बहुत करीब रहे हैं नजीब मकाती। तो नजीब, ये जब सारी कंपनीज वगैरह निकल गई, सब हो गया, और म्यांमार को एक सिक्योरिटी चाहिए पूरी वहाँ, और वहाँ पर ज़ाहिर है जो भी कुछ हो रहा है मैं उसमें नहीं, लेकिन चूँकि हुतीस के सूडान, आगे यमन, इधर उधर, तो सारी वहाँ पर जो टेली कम्युनिकेशन है तो वो इसको देख रहे हैं। ये जो ये है ना दराज कॉर्नर्स का 42nd मी द मिकाती ब्रदर्स द म्यांमार कम्युनिकेशन किंग्स, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये म्यांमार के सिर्फ किंग्स नहीं है टेलीकॉम के, बल्कि वो पूरी सराउंडिंग जो है उसके, वो आसपास का पूरा जो इलाका है उसके उसको ये जो भाई हैं दोनों, इनकी कंपनी। तो नजीब मकाती, तो मैं आपसे सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पर इवन जो बांग्लादेश और मतलब बहुत बड़ा टेलीकॉम के किंग्स हैं वहाँ पे। अच्छा, और इनकी सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त हैं। इनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज हैं, यानी आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि ये किसी मतलब अरब टेलीकॉम का अदारा है। वो बहुत ज़बरदस्त इनकी मतलब इनकी 4G 5G के करीब इनकी जो है। एनीवे, अब ये है कि ये, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बातें, जो मैं बात कह रहा हूँ ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अंदर दाखिल हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम दाखिल हो रहे हैं और हमें तो कोई सामने रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो एक खामोशी उस तरफ छाई हुई है, क्योंकि लेबनान के अंदर इस वक्त अमलन हुकूमत कोई नज़र नहीं आ रही। पहले मैंने आपसे कहा कभी हिजबुल्लाह होती थी, कभी उसके इनके नज़दीक तो खाली है, तो फिर दाखिल हो के फिर करना क्या है? करना ये है कि जो 60, 70, 80 हज़ार लोग जो शुमाली इसराइल से आ गए हैं वस्ती इसराइल में और जनूबी इसराइल में, जहाँ पर, और जनूबी इसराइल में जाने का मतलब ये है कि हुतीस और इस वक्त मुख्तलिफ मुल्क जो हैं, जो मैंने कल भी बात की थी, वो खामोशी से सपोर्ट कर रहे होंगे इन फोर्सेस को, क्योंकि वो रिटेलिएशन जो है वो फिर उसमें सब आएंगे। इवन जॉर्डन, हिजबुल्लाह के मामले पे जॉर्डन, सॉरी इस पे हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी पे जॉर्डन में एक डिवीज़न थी। इस वक्त जॉर्डन पूरा मुत्तहिद है लेबनान के, पूरा लेबनान के साथ करें। लेबनान है, ये एक अरब मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है जो अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ सफारत खाना है पूरी दुनिया में। लेबनान की इन्वेजन हो रही है तो उसको कोई भी दुनिया सपोर्ट नहीं कर सकती, और इसीलिए फ्रांस और बाकी मुल्क पहुँचे होंगे। लेकिन एक दफ़ा वो हिजबुल्लाह रिटेलिएट करेगा। हिजबुल्लाह, ईरान, वो किस सूरत में होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होता ना वो जीत गए, वो नहीं, वो शुरू में हुआ था 2-3 हफ्ते में वो ज़ेलेंस्की जीत गए, खुश हो गए। 9/11 के बाद भी देखा हुआ है हमने, बहुत ज़बरदस्त छा गए जी, आ गए और ये और वो सारा, और इराक में भी तो ऐसे नहीं होता। और अमेरिकन को पता है अच्छी तरह कि ये जो एक लॉन्ग, ये अब जो जंग छिड़ गई ना, तो आप सोचेंगे वो 82 में दाखिल हुए थे या 75 में शुरू हुई थी तो 90 में ख़त्म हुई थी बड़ी मुश्किलों से। और उस वक्त, अब तो आपने हिजबुल्लाह की क़यादत और उधर 50,000 फ़लस्तीनी या 45,000, भाई हमास की क़यादत को तो ईरान में हिट किया, मगर उधर जो बाकी जो सिविलियंस और बच्चे, और ये तो अब एक अजीब किस्म का एक नया मशरिक़ वस्ता वहाँ से जन्म ले रहा। और पहली जो आवाज़ आई है वो आई है रशिया के वज़ीर आज़म की, जो कि तेहरान में थे। और तेहरान में रशियन गवर्नमेंट का यहाँ पे 28
मिखाइल जो मिशुस्तिन हैं, उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मसूद पशकियान के साथ हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 28 जो उनकी ऑफिशियल वो उन्होंने कहा कि हम साथ हैं आपके, और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो है ये जो है आप लेबनान के अंदर दाखिल ना हो। अच्छा, अब दूसरी जो बात है, मैं एक तो ये है कि देखें बहुत सारी बातों से डिसएग्री भी आदमी करता है, एग्री भी करता है बहुत सारी बातों से। उनके रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ख्यालात हैं मुसलमानों के बारे में, सब कुछ है, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है इंडिया में, सदगुरु उनकी ईशा फाउंडेशन वहाँ चलती है। अब उसके पता नहीं आज क्या हुआ है, ये बड़ा ये मोटरसाइकिल्स के ऊपर ये इन्होंने क्लाइमेट के ऊपर भी, और बड़ा मतलब बड़े एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बड़ा वो। अब उनके जनाब ये मैं देख रहा हूँ कि उनको 250 पुलिस वालों ने उनके घर पे, उनकी जो फाउंडेशन है 23वीं स्लाइड और 22वीं स्लाइड अगर हम दिखाएं, और ये 24वीं, तो 150 पुलिस वाले अंदर घुस गए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। 2 ख़वातीन वहाँ पे हैं, क्या है खुदा जाने क्या रौला रप्पा पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए हैं, और ये सदगुरु जो हैं, सदगुरु ये बड़ी पर्सनैलिटी है। अब वहाँ पर क्या हुआ है, ये भी एक रौला रप्पा है, मतलब अगरचे कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है फॉरेन पॉलिसी के इशू से, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि वो वहाँ पर ये छापे क्यों मार दिए पुलिस ने। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो खवात आफ्टर फादर क्लेम्स, ये 22 फादर क्लेम्स के डॉटर्स वहाँ पे उनका अगवा कर रहे हो, तो बड़ी हाई कोर्ट ने एक बड़ा इशू उठा हुआ है। बहरहाल अच्छा, मतलब बड़ी अजीब सी बात है ये। अच्छा, लेकिन मैं आपको साथ ही बताऊँ कि अभी तो ये जंग लंबी चलेगी। रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आना जो है ये बड़ी, और रशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ ईरान जाना, और ये कि खामोशी, और सीरिया, और ये सारे पुराने के अच्छा ये सारे उन्होंने भी देखिए ना, इसराइल ने बड़ी मेहनत की, सारी ज़िंदगी उन्होंने कोई काम किया, तो ये पिछले कई सालों में हिजबुल्लाह पे किया है ना काम। तो हिजबुल्लाह ने क्या काम किया होगा, उनका भी कुछ हुआ होगा ना, उन्होंने भी कोई अपनी वर्किंग प्लान ए प्लान बी या कुछ अनसर्टिनिटी जो भी उनकी अगली क़यादत और फिर यूथ, और बस एक मामला काफ़ी मशरिक़ वस्ता का कशीदा है। सऊदी अरेबिया इसमें बहुत एक्टिवली, सऊदी अरेबिया और यूएई और ये सारे मुल्क एक साथ इस वक्त के भाई, क्योंकि लेबनान अरब मुल्क है, और ये मैंने आपसे कहा ना कि वो जो 80 में हुआ वो आज तक हमें देख रहा है मशरिक़ वस्ता के हिजबुल्लाह उठी वहाँ से, अब कोई और ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती है, तो वो फिर और ज़्यादा जो है वो यानी आप समझें कि वो डायलॉग से अपने आप को हटाएगी। और हमास बड़ी मुश्किलों से ये वापस आई थी 2 स्टेट सॉल्यूशन तक, लेकिन अब तो पीछे मतलब 2 स्टेट भी नहीं है, तो क्या ग्रेटर इसराइल है, पीछे क्या है, जो मैंने कल भी बात की थी। पाकिस्तान के हवाले से मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, हमारी शायद एक फ़ॉरेन पॉलिसी में, शायद मैं कोई फ़ॉरेन पॉलिसी पे शायद ही कह सकता हूँ क्योंकि सेंसिटिव इशू है, तो शायद हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी आने वाले दिनों में एक बड़ा चेंज आए उसमें, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। और वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और वो इस सूरत में हो रही है कि जो आर्मीनिया के आर्मीनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पशियां, उनकी और अर्दोगन की, रजब तैयब अर्दोगन टर्की के जो हैं, उनकी न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान। और ये तेज़ी के साथ आर्मीनिया, अज़रबैजान तो पहले ही है, और अज़रबैजान वो नगोर्नो काराबाग का जो इशू था उस पर वो जीत चुके हैं, वो सेटल हो गया। तो अब आर्मीनिया और अज़रबैजान के आपस के ताल्लुकात, और आर्मीनिया तुर्की के साथ ताल्लुकात अपने बहाल कर रहा है। हम आर्मीनिया को तुर्की की वजह से नहीं मानते। तो अगर आज की मैं अनादोलो एजेंसी देखूँ तो आर्मीनिया रेडी फॉर फुल नॉर्मलाइजेशन विद टर्की, ये टर्की की तरफ से उनका मीडिया कोट कर रहा हूँ, 33rd स्लाइड। तो ये जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए हो रही है, और ये कि 30th फिर डेली सभा, आर्मीनिया मस्ट फुल नॉर्मलाइजेशन विद टर्की, ठीक है। तो फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ टर्की की तरफ अगर आर्मीनिया जा रहा है, तो इसका हम तो देखें टर्की की वजह से, टर्की हमारा ब्रदर मुल्क,
आज़रबाईजान हमारा बरादर मुल्क, अगर आज़रबाईजान आर्मीनिया, और ज़ाहिर है कि जो इशू रिजॉल्व हो गया, उस आर्मीनिया ने जिन टोकरों में अपने अंडे डाले हुए थे ज़ेलेंस्की साहब की तरह, या भी नेतन्याहू भी आगे भी शुरू हुआ है खेल। अभी मैंने आपसे कहा ना कि इस खेल का खात्मा कहाँ होता है मैं नहीं जानता, जितनी जल्दी होगा, लेकिन शायद साल हो रहा है, एक साल हो रहा है गज़ा के अंदर इसराइल ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर सका, कि कहीं जाते हैं तो धमाका होता है, फिर वापस जाते हैं तो ब्लास्ट होता है, तो वापस एक साल। ये लेबनान है। अच्छा, तो बात ये सारी, ये देखें ना, आज 7 अक्टूबर को साल हो जाएगा। एक साल से बमबारी हो रही है गजा पे, एक साल से, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन नहीं हो पा रही। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस पूरी सूरत हाल में तो एक तो ये ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे मुझे नहीं पता खुद। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि नजीम अकाती के बिजनेसेस पे ये आगे जाके डिस्कस होगा, ये मामला आएगा कि ये पूरे इस खत्ते में जितनी टेलीकॉम की जो पैरेलल कम्युनिकेशन थी, जहाँ पे वेस्ट नहीं दाखिल हो पा रहा, तो वो किसके पास है? वो नजीब अकाती के पास है। वो सीरिया के ज़्यादा करीब है देन अरब, वो ट्रैवल भी कम करते हैं, और म्यांमार में है। और यहाँ से ये मैं इंफॉर्मेशन के बेस पे बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी ये डेटा सारा जो है, ये जाहिर है कि कंपनी का जो जहाँ पे सीरिया में हो या लेबनान में, जहाँ पर भी इनके हेडक्वार्टर्स हैं, तो वो सारा जो है वहीं पे म्यांमार के साथ उनके ताल्लुकात हैं। अच्छा, इसमें जो है वो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज टेलीफोन किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेतन्याहू को, और उनका कहा कि दुनिया में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है और हम आपके साथ हैं। अभी तक इस सारे वाक़े में मैंने आपसे कहा ना कि अमेरिका सीज़ फायर करना है, कैसे जाना है, फ्रांस, अमेरिका, बाकी मुल्क, मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पूरे सिचुएशन में इस मरहले पे खामोश रहता है कि हम पीस की बात करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, यहाँ तो चल जाता है, लेकिन एक होता है बिल्कुल अब एक साइड लें पूरी दुनिया, चलें उनकी फॉरेन पॉलिसी वो जाने। लेकिन एक उन्होंने नेतन्याहू से बात किया, जो बड़ी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड बात थी। और फिर उसके बाद जो है वो दूसरी बात ये कि जो उनके आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी कहा कि इसराइल ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और उन्होंने जो है वो चाइना के साथ हमें टेक्नोलॉजी का शेयर कम करना चाहिए। इंडिया की तरफ से बात हुई और बड़ी मुनासिब बात हुई है कि टेक्नोलॉजी का शेयर हमें कम करना चाहिए उनके साथ, जो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन ये है कि ये तो कब होगा, ये कैसे होगा? ये जो लफ्ज़ है ना, इस लफ्ज़ का कोई मुझे मतलब बता दे। डी कपलिंग, कपल और डी कपलिंग, मतलब कैसे मतलब है कि बहरहाल कैसे डी कपलिंग आज की दुनिया में, कैसे डी कपलिंग और इस तरह की जो लफ्ज़ आ जाती हैं बाज़ दफ़ा, तो वो जो है वो कह रहे हैं कि हमें इन्हिसार कम करना होगा मुस्तकबिल में चाइना के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पे, और हमें आगे खुद बढ़ना होगा। ये बात मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है कि भाई अब टेलीकॉम कैसा होगा, अब ये कि जो भी कुछ हुआ है वहाँ पे, तो देखें कि अब ये ग्राउंड इन्वेजन होती है तो उसके नतीजे में क्या इसराइल करता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हिजबुल्लाह को ख़त्म करना, लेबनान को ऑक्यूपाई करना, इसराइल के लोग ऊपर शिफ्ट करवाना, सारे 60-70 हज़ार जो नॉर्थ में उनको लेके जाके आबाद कर देना, क्या ये मुमकिन होगा? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने